ऑल राइट। ख्वाजा साहब, आप लिंक पे हैं या कि आप लिंक अप पे हैं? यानी कि आप, मैं किस तरह से इसको डिफाइन करूँ? हम बेसिकली अब हम दो तरह से इस वक्त जो है ना वो कनेक्टेड हैं। एक हमारा जो लोकल LYNC वाला लिंक है उससे हैं, और एक लिंक अप से हैं। आई डोंट नो किसके ऊपर वॉइस का इशू है। एनीवेज, तो हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा जो है वो इन APIs के ज़रिए इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज सर्वर का डेटा, एक्सचेंज सर्वर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है आपको। डायनामिक 365 ऑनलाइन, इसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है। फेसबुक में भी यहाँ पर कुछ इश्यूज आए हों, उन्होंने अपना डेटा जो है वो रोक लिया। मैंने खुद इसको ट्राई किया था। स्टार्ट की ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स, कमेंट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट की थी। किस पोस्ट के ऊपर कितने लाइक्स आए हैं, पोस्ट का हेडर क्या है, वगैरह वगैरह, फ्रेंड्स लिस्ट, वो चीज़ें। इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर भी ये ऑप्शन मौजूद था, वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है उसको लिमिटेड कर दिए। परचेज वर्जन में शायद अभी भी अवेलेबल हो, लेकिन फ्री वर्जन में वो भी नहीं है। लेकिन चूँकि गूगल क्लाउड जो है वो आपको अलाउ करता है आप किसी भी सोर्स से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसी के ऊपर वर्किंग कर रहा है इस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रॉम, टेबल और रेंज है। अब टेबल और रेंज में फ़र्क क्या है? जो डेटा आप नॉर्मली लिखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नेम और एड्रेस के नाम से एक टेबल बनाता हूँ। ये रेंज के सूरत में डेटा है, ये टेबल नहीं है, ये रेंज है। ठीक है। जब भी आपने डेटा मॉडल में डेटा को ऐड करना है तो आपको ये डेटा टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब टेबल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार एक तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे कह देगा कि आप इसको अगर डेटा मॉडल में ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें। या शॉर्टकट की है Ctrl+T, मैं Ctrl+T करता हूँ तो क्रिएट टेबल की विंडो ओपन हो जाती है, और मैं इसको जब ओके करता हूँ तो ये टेबल की में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर एक नई टैब आ गई है, और उस टैब के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पर टेबल का नाम भी आ रहा है, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1, टेबल 2 चल रहा है, आप कोई भी नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अगर दोबारा से इसको रेंज में कन्वर्ट करना है तो इसी डिज़ाइन टैब में यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल डेटा में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें वो डिज़ाइन टैब नहीं आ रहा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ से भी इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। तो ये दो तरह से आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा, उसके बाद फिर मर्ज और अपेंड का ऑप्शन है। आपने मुख्तलिफ फाइल्स थी वो लोड कर ली, अब आप उनको एक फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं। अगर तो फाइल्स दो थी तो आप मर्ज का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो उन दोनों को वो एक कर दे। और अगर वो मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप अपेंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। शर्त क्या है कि उनके जो कॉलम्स हैं ना वो एक जैसे होने चाहिए। अपेंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जितनी भी फाइल्स आपने इंपोर्ट की हैं वो सारी की सारी आप उनसे एक ही फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, तो अपेंड आपको ये हेल्प करता है। मेरे पास लास्ट ईयर ट्रेनिंग में एक इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था OS की टीम से कि हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर बहुत सारी एक्सेल वर्कबुक के अंदर शीट्स हैं। फॉर्मेट सबका सेम है लेकिन हर गाड़ी के नाम से एक अलग शीट है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एक्सेल से डेटा लेते हैं तो जितनी भी शीट्स हैं हर शीट का एक अलग टेबल बनता है, वो तमाम को कंबाइन करके नहीं देता आपको। अब वो जब इंपोर्ट कर रहे हैं पावर क्यूरी में तो उन सब से एक अलग अलग टेबल बन रहा है। अगर लेट से वो 100 शीट्स हैं तो 100 टेबल क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन उनको बेसिकली डेटा एनालाइज करने के लिए एक सिंगल टेबल चाहिए। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या था, हम उसको अपेंड के थ्रू सिंगल टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आबिद, इसमें गिव द एक्सेल की लिमिट है नंबर ऑफ रोज की, तो ये पावर क्यूरी में, पावर पिवट में भी रहेगी लिमिट? सॉरी, कौन सी? ये पावर क्यू जो एक्सेल है इसके नंबर ऑफ रोज पे लिमिट है ना, एक डेफिनेट लिमिट है। ज़बरदस्त, गुड क्वेश्चन। इसके आगे क्या? अच्छा, जब हम बात करते हैं ना एक्सेल की, तो हम बात करते हैं सेल्स के ऊपर। हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं कॉलम्स की, हमारे पास लिमिटेशन आ जाती हैं रोज़ की। हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते। हमने उसी नंबर ऑफ़ कॉलम या नंबर ऑफ़ रोज़ के अंदर रहते हुए अपने डेटा को राइट करना है। लेकिन
पावर पिवट के केस में ऐसा नहीं है। पावर पिवट का जो डेटा मॉडल है ये आपके डेटा को कैलकुलेट नहीं करता नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर, ये कैलकुलेट करता है उसके साइज के ऊपर। तो एक टेबल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं पावर पिवट के अंदर या डेटा मॉडल के अंदर, उसका मैक्सिमम साइज 1 GB हो सकता है। आई होप 1 GB में मेरे पास जो इस वक्त एक टेबल है वो तकरीबन 53 मिलियन रोज का टेबल है। आपका ये एक्सेल 1 मिलियन तक सपोर्ट कर रहा है, और 53 मिलियन का मतलब यह 53 शीट्स जितना डेटा वो इस एक टेबल के अंदर है। तो कुछ लोग मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 999,000 रोज कहते हैं, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एक टेबल आप 1 GB तक का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। जी मैंने आपको कुछ डेटा भेजा था, आपने देखा? नहीं, मैं इस ट्रेनिंग के बाद उसको देखता हूँ। अच्छा ठीक है, बेसिकली ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, मुझे यही प्रॉब्लम आ रहा था। मेरा डेटा 1 मिलियन से ज़्यादा का है, और लेकिन जब मैं इसको पावर पिवट पे लेकर जाती हूँ तो पावर पिवट में जब मैं उसको पिवट बनाती हूँ टेबुलर फॉर्म में, तो वो उस पर मुझे वो एरर दे देता है कि आपका इससे ज़्यादा एक्सेस डेटा नहीं आ सकता। उसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या होगी, वो उसको देख लेते हैं, देख लेंगे। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद शो पैन है। तो शो पैन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड पे क्यूरीज पैन ओपन हो जाता है। जितनी भी क्यूरीज आपने रन की हुई हैं पावर क्यूरी के अंदर रहते हुए डेटा इंपोर्ट करने के लिए, तो वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। करंटली 0 क्यूरीज आ रही हैं क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी डेटा मॉडल में इंपोर्ट नहीं किया हुआ। उसके बाद लॉन्च एडिटर है। पावर क्यूरी का एक फर्दर एडिटर भी है जिसको हम पावर क्यूरी एडिटर कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो पावर क्यूरी एडिटर की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर बहुत सारे काम हैं जो हम कर रहे होते हैं, जैसे हम टेबल्स को ग्रुप करके, जिस तरह से पिवट टेबल से समराइज़ करते हैं, यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन होता है, उससे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में तोड़ देते हैं और मल्टीपल कॉलम्स को हम कंबाइन करके उसका एक कॉलम बना लेते हैं। एक यहाँ पर जो फार्मूला लिखना है वो ज़रा इजी है, तो हम यहाँ पे फार्मूलाज लिख सकते हैं, क्यूरीज को मर्ज कर सकते हैं, और वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर पिवट जो है वो कॉलम को पिवट करता है, ये टेबल को पिवट नहीं करता। टेबल पिवट और कॉलम पिवट में फ़र्क है। जब टेबल पिवट होता है तो वो बेसिकली चीज़ों को ग्रुप कर रहा होता है। जब कॉलम पिवट होता है तो वो बाकी के तमाम कॉलम्स को कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक कॉलम को कॉलम के अंदर जितना डेटा है उसको नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। इसमें ये चीज़ आ जाती है। फिर डेटा टाइप्स हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं। यहाँ पे जब पावर पिवट की या पावर क्यूरी की बात करते हैं तो हम डेटा टाइप्स के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपने किसी एक कॉलम के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं लेकिन उनकी डेटा टाइप आपने टेक्स्ट कर दी है तो ये उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, समराइज नहीं करेगा, आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। सेम गोज विद डेट एंड टाइम और डेसिमल प्लेसेस, एवरीथिंग। ऐड कॉलम का ऑप्शन है। जब भी आप डेक्स लिखते हैं, डेक्स फंक्शन लिखते हैं, तो आप कॉलम ऐड करना पड़ता है आपको। यहाँ पर हम उसको कैलकुलेटेड फील्ड कहेंगे और पावर बीआई में जाके वो मेजर बन जाता है, तो वो हमें ऐड करना हो तब भी हमें डेक्स की मदद से ही करना होता है। उसके बाद व्यू है। जब भी आप अपना काम इस पर कर लेते हैं तो सेव एंड क्लोज करके आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे तो ये वापस आपको उसी विंडो के ऊपर ले जाएगा। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तैयबा आपके सवाल का जवाब इसमें है। अच्छा, पहले मैं आपको फिर डेटा सोर्स सेटिंग बता देता हूँ। जितने भी डेटा सोर्सेज आपने कनेक्ट किए होंगे, वो एसक्यूएल डेटा सोर्स हो, वो क्लाउड डेटा सोर्स हो, किसी वेबसाइट से डेटा ले रहे हो, किसी सैंड ड्राइव से डेटा उठा रहे हो, या आपने लोकल सिस्टम में किसी फोल्डर से डेटा पिक कर रहे हो, वो सारे के सारे सोर्सेज आपके यहाँ पर डेटा सोर्स के अंदर आ रहे होंगे। अब देखें, ये हिस्ट्री है मेरे पास कि मैंने गूगल एनालिटिक्स का डेटा भी इसमें एक्सेल में किया हुआ था, और ये आज जिससे मैंने डेटा लिया हुआ है QA.com से, Zillow.com से। इसके अलावा ये नीचे सबसे मेरा SQL सर्वर आ रहा है, तो ये इन डेटा बेसिस से ऑलरेडी मैं डेटा इंपोर्ट करता रहा हूँ, जो कि हिस्ट्री में शो हो रहे हैं कि अगर मैं इनको दोबारा से यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब लास्ट चीज़ जो इसमें आ रही है वो है सेटिंग्स। अच्छा, ये ऑप्शंस की सेटिंग आपने ज़रूर करनी है, और इसमें डेटा लोड जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेटा लोड में अगर आप देखें सबसे टॉप पे डिफ़ॉल्ट क्यूरी लोड सेटिंग आपके पास सिलेक्टेड होगा, यूज स्टैंडर्ड लोड सेटिंग। स्टैंडर्ड लोड सेटिंग क्या है कि वो आपका डेटा
एक्सेल के अंदर ही लोड कर देता है। जब वो एक्सेल के अंदर लोड करेगा और डेटा 1 मिलियन रो से ज़्यादा हो गया है, तो जो अभी तैयबा बात कर रही थी वो सेम एरर आपको फेस होगा। वो आपको एक जगह पे जाके एरर पॉपअप कर देगा कि आपके पास अब रोज़ की लिमिट ख़त्म हो गई है। आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है स्पेसिफाई कस्टम डिफ़ॉल्ट लोड सेटिंग से, और लोड टू वर्कशीट को अनचेक करके लोड टू डेटा मॉडल कर देना है। अब क्या होगा, आपकी वर्कशीट के अंदर डेटा लोड नहीं होगा, वो डायरेक्टली डेटा मॉडल में चला जाएगा। बाद में आप पिवट टेबल से उसको समराइज़ कर सकते हैं, वो जिस तरह से भी है। उसके बाद की चीज़ें जो हैं वो साइन इन करना है माइक्रोसॉफ्ट के साथ या वो चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने ना और जेन में रखनी है, माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर अगर आपने फ्री काम करना है, अपने फ्री अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, तो आप अपने प्राइवेट ईमेल आईडी से अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। पावर बीआई का हो, पावर एप्स का हो, एक्सचेंज सर्वर का हो, किसी भी कोई भी आपका अकाउंट है, वो आप अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो कि आपका जिसको वर्क ईमेल आईडी कहते हैं, या स्टूडेंट ईमेल आईडी जिसमें जीमेल नहीं आ सकता, जिसमें outlook.com नहीं आ सकता, yahoo.com, इस तरह के जितने ईमेल आईडी हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक्सेप्ट करता है आपके प्रोफेशनल ईमेल आईडी को। और जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे इनके थ्रू, तो आप उनके साथ एग्री कर रहे होते हैं न्यूज़लेटर के लिए, तो फिर आपको उसी चीज़ की अपडेट जो है वो वीकली बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जेन में रखिएगा अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। वैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग्स करवानी होती हैं और मुझे ऑनलाइन सोल्यूशंस के बारे में बताना होता है, तो मैं तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हूँ इसी ईमेल आईडी के साथ। एनीवेज, ये है जी पावर क्यूरी और पावर पिवट। अच्छा, इसके अंदर ना इन चीज़ों से हट के हम क्या सीख रहे होंगे, ये दो टूल्स तो हम सीखेंगे, इसके अलावा हम सीख रहे होंगे, हमने एक डैशबोर्ड बना लिया, 10, 15 या 20 पिवट टेबल हमने क्रिएट कर लिए, और उनके ऊपर हमने स्लाइसर भी लगा लिए। हमारे लिए बड़ी हेक्टिक जॉब है कि हम हर एक पिवट टेबल को एक अलग स्लाइसर से कंट्रोल कर रहे हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप मल्टीपल स्लाइसेस को, मल्टीपल टेबल्स को एक स्लाइसर से कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, फिर टाइमलाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, फिर उन्हीं टेबल्स के ऊपर आपने ग्राफ्स वगैरह कैसे बना के उसको डैशबोर्ड की फॉर्म में शो करना है। मेरे ख्याल में मेरे पास एक डैशबोर्ड इसके ऊपर बना हुआ भी है, अगर मैं आपको दिखा पाया तो। आई होप सो कि मेरे पास है डैशबोर्ड विद पावर पिवट, या दिस वन। अब ये भी डैशबोर्ड जो है पावर पिवट के ऊपर बना हुआ है, पिवट टेबल यूज़ किए हुए हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो उसी तरह से ग्राफ्स हैं जो कि आप पिछले 2-1 दिन में ड्रॉ करते रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपने लिस्ट बॉक्स बनाया था, उसी लिस्ट बॉक्स की तरह का एक टूल यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जिसको हम स्लाइसर कहते हैं, और इस स्लाइसर से ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया था कि हमारे पास तो रैपिडली चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं, कोई मसला नहीं, आपकी हायरार्की चेंज हो रही है, आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिसके ऊपर आपने स्लाइसर लगाया। अब लेट्स से यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट डेटा ऐड करता हूँ उसके अंदर नॉर्थ 3 आ रहा है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अपने डेटा सेट को, तो नॉर्थ 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये आप देखें टाइम लाइन्स हैं, मैंने फॉर एग्जांपल मेरा डेटा जनवरी का है और मैं यहाँ पर फेब, मार्च, अप्रैल, मई का जो डेटा भी ऐड कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस टाइमलाइन के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो आपको ये इसमें ऑटोमेशन ये है कि आपकी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होती हैं, प्लस आपके डेटा सोर्सेज डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डेटा मॉडल के साथ, और आपका सारे का सारा डैशबोर्ड सिर्फ इस एक क्लिक के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहा होता है कि आपने एक दफ़ा रिफ्रेश ऑल करना है, वो सारा डेटा रिट्रीव करेगा, डैशबोर्ड की हर चीज़ अपडेट हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम गेटिंग डेटा की तरफ मूव करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक्सेल के साथ कंपेयर करेंगे चीज़ों को, तो आप इस ट्रेनिंग में कुछ नहीं सीख सकेंगे। खुद को समझें कि आपको एक्सेल का कुछ नहीं आता, ये नया टूल है आपके लिए टोटली। आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, फिर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
क्योंकि एक्सेल के अंदर जिस तरह से हम चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, जिस तरह से कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, या जिस तरह से डेटा की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, उसमें और पावर पिवट में बहुत फ़र्क है। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको फ़र्क फील भी होगा कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी तो इसी तरह स्लाइसर और टाइमलाइंस है, ये पावर पिवट का है या ऐड ऑन अलग है एक्सेल के अंदर? ये कोई एड ऑन नहीं है, ये एक्सेल का एक टूल है पिवट टेबल के लिए। ठीक है। ये पावर पिवट का पार्ट नहीं है, ये ठीक पावर है, क्यूरी का ठीक। पार्ट नहीं है। ये बेसिकली जो हम पिवट टेबल ऐड करते हैं उसी का एक टूल है, उसको फिल्टर करने के लिए। ये फिल्टर्स के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, ये कैसे अभी बाद में सीखेंगे कैसे यूज़ ये करें? बिल्कुल, ये हम शायद मंडे को ये डिस्कस कर रहे होंगे। आज के दिन में हम गेटिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये इस ट्रेनिंग का पार्ट है, ये कंप्लीट आपको मैं इसके ऊपर डैशबोर्ड, जिस तरह से आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, इससे मिलता जुलता कोई डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, अभी तो एक चीज़ है, पावर पिवट जो है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ डाटा ज़्यादा हो रहा है तो उसे यूज़ कर रहे हैं। इसका और कोई बेनिफिट मुझे अभी समझ नहीं आया वैसे। इसके ना इन दो टर्म्स तीन ऑफ बेनिफिट्स हैं। एक तो बिग डेटा को हैंडल करना, दूसरा इसकी एफिशिएंसी जो है वो एक्सेल की निस्बत 10 टाइम फास्टर है। लेट्स से अगर आप वी लुकअप एक लगाते हैं और आपकी शीट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट वी लुकअप लगाना है, तो आई होप कि वो कम से कम 5 से 10 मिनट तो आपके लेगा। ऐसे ही है ना। अगर वही ऑल्टरनेट आप डेक्स में लगाएंगे तो आप सिर्फ एंटर की के बाद आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी काउंट नहीं कर सकेंगे जितनी जल्दी वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। इवन डेक्स अगर आप मिलियंस ऑफ रोज के ऊपर भी लगाते हैं तो वो भी विद इन 1 और 2 मिनट सारी कैलकुलेशन कर देता है। तो एफिशिएंट है और बिग डेटा को हैंडल कर सकता है और क्विक टूल है। आप सीखते भी बहुत जल्दी हैं और इससे जो एनालिसिस करते हैं या जो चीज़ें समराइज करते हैं वो भी बड़ी जल्दी कर लेते हैं आप, एज कम्पेयर विद एक्सेल। अच्छा सर, मल्टीपल अगर डीबीज है, मल्टीपल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल एक एसक्यूएल है और एक सीएसवी फाइल है या एक टेक्स्ट फाइल है, तो दोनों को इकट्ठा वो कंपेयर कर लेगा? बिल्कुल कि करेगा, बिल्कुल करेगा। आप उसमें फॉर्मेट, आप डीबी फॉर्मेट का कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए, आपका एक डेटा सोर्स है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। एक एसक्यूएल से डेटा ले रहे हैं, रीजन लेवल डेटा है, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्ट्स के रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ। एक इंजीनियरिंग का डेटा है, वो भी रीजन लेवल का ही है, लेकिन उसके अंदर यूटिलाइजेशन आ रही है। तो आप ये चाह रहे हैं कि एक ही डैशबोर्ड के अंदर आप यूटिलाइजेशन भी दिखाएं और रेवेन्यूज़ भी दिखाएं। आप क्या करेंगे कि इन दोनों टेबल को आप इनके दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे और उस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर आप एक स्लाइसर के ज़रिए दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होंगे। वो दोनों चीज़ें एक ही पिवट के अंदर आप कर लें या 2 पिवट्स में करके उसको कंट्रोल कर लें। डेटा सोर्सेज डिफरेंट हैं, कोई मसला नहीं है। आपका एट द एंड जो डेटा सोर्स बनता है वो डेटा मॉडल है पावर पिवट का, वो जहाँ जहाँ से ले रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है उसको मैनेज करना। और कोई चीज़ किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं ना इसको बड़े सिंपल डेटा से लेके चलूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे मूव करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो मैंने पावर पिवट क्रिएट किए हुए हैं, जो रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये साइट समरी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर भी एक पावर पिवट आपको नज़र आ रहा है। नाम इसका मैं पावर पिवट रख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इसके अंदर मैंने कुछ डेटा ऐड किया हुआ है। और ये डेटा कहाँ से ले रहा है, ये देखें, ये सारे टेबल हैं। ये 15 टेबल से डेटा इस पावर पिवट में जा रहा है और ये पावर पिवट एट द एंड मुझे रिटर्न क्या करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब इसके ऊपर मैं सारी कैलकुलेशंस करता हूँ तो मुझे इन रिटर्न इस तरह की एक शीट मिलती है जिसके अंदर ये सारे के सारे KPIs। पहले जब हम लोग बनाते थे तो हर महीने इसको हम वी लुकअप करते थे हर एक डेटा को। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें कॉग्नो से डाउनलोड की, उन पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर इनको रख दिया। कहाँ गया ये फोल्डर्स में, उनको कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद पावर पिवट को रिफ़्रेश कर दिया। 5 से 10 मिनट लगते हैं डेटा रिट्रीव करने में और मेरी सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं और मैं आगे टीम के साथ शेयर कर देता हूँ। इसी तरह से एक और मैं पावर पिवट आपको दिखाता हूँ।
ये जो पावर पिवट है ये इंजीनियरिंग के डेटा के ऊपर है। इसके अंदर टीसीपी, पीआरबी और साइड डेटा है। टीसीपी अगर आप इंजीनियरिंग से नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। 3G की जो यूटिलाइजेशन है उसको हम टीसीपी कह रहे होते हैं, और 4G की यूटिलाइजेशन को पीआरबी कहते हैं। अब टीसीपी 3G की यूटिलाइजेशन है, इसी के अंदर इसकी थ्रूपुट भी आ रही है, और पीआरबी के अंदर 4G की थ्रूपुट आ रही है। इसी तरह साइड डेटा के अंदर डेटा ट्रैफिक भी है और बहुत सारे केपीआईज हैं। अगर मैं आपको इसकी कोई फाइल ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए, इसके अंदर डेट आ रही है, साइट आईडी है, साइट की कैटेगरी, उसका ग्रेड, और फिर उसके केपीआई स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये डेटा ट्रैफिक है, उसके बाद अर्लिंग वॉइस ट्रैफिक को कहते हैं, और इसी तरह से टीसीएच अवेलेबिलिटी है, 2G की अवेलेबिलिटी, यूटी रैन सेल अवेलेबिलिटी है, यूटी रैन है, ये 3G और 4G को शो करता है। इसी तरह से 2G रेडियो सेल ड्रॉप है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे केपीआईज हैं जो कि जियो मार्केटिंग की तरफ से हमें हमारे पास आते हैं, और हमने उसमें से अभी तो इसी को भी रखें। अभी देखिए डेट आ रही है और ये केपीआई है। अब मैं पिवट में चाहता हूँ कि यार क्योंकि एक लिमिट होती है, ये 2 महीने के 3 महीने के स्टार्ट का आता है एनएमएस जो है, जितने भी आपके इंजीनियरिंग के हैं वो स्टोर करते हैं 3 महीने से पुराना डाटा नहीं करते। अच्छा मैं ये चाहता हूँ यार ये डाटा मैं आपके पास डंप करता रहूँ, एफटीपी के थ्रू मेरे पास आता रहे, और पावर पिवट के अंदर ये उसके अंदर ऐड होता रहे। तो ये पॉसिबल हो जाएगा? मुझे ज़रा ये ओपन करने तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एंड कहाँ पे हो रहा है, 31 मार्च 2021, और ये मुझे डेटा मिलना शुरू हुआ था 10 मार्च 2020 को। तो 10 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च तक का सारा डेटा डंप हुआ है इस पावर पिवट के अंदर। मैं सिर्फ इसका जो सिलेक्शन है वो चेंज करता हूँ रिफ़्रेश करने के बाद, और जो भी डेटा मुझे चाहिए होता है साइट लेवल के ऊपर मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ। अब ये यूटिलाइजेशन है साइट लेवल पे डे ऑन डे, और फिर एवरेज है उस मंथ की। यही चीज़ें नॉर्मली हम इससे कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन चीज़ों से। अभी तो आपके पास ये रॉ डेटा आता है कि ये प्रोसेस डेटा होता है एनएमएस का, और आप फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं? मैं आपको बताता हूँ ये डेटा होता किस तरह से है मेरे पास। ये देखें, ये फाइल इस तरह से आती है, मेरे पास जिप फाइल है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और 4G की फाइल 4G वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, 3G की फाइल 3G वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, एंड सो ऑन। फिर बाकी की प्रोसेसिंग सारी पावर पिवट के अंदर जाके हो रही होती है। इसी तरह से अगर साइड डेटा को आप देखें तो साइड डेटा में मैंने आपको केपीआई जो दिखाए थे वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा केपीआईज हैं, लेकिन मुझे चूंकि वहाँ से डेटा ट्रैफिक और वॉइस ट्रैफिक चाहिए होती है। ये देखें, उसके ऊपर स्लाइसर लगा हुआ है, और 2G 3G 4G की डेटा ट्रैफिक है, और लास्ट कॉलम में मैंने उनको सम किया हुआ है, जो क्योंकि मुझे ये साइट वाइज चाहिए होती है सम अप। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं डेली ट्रैफिक को उठाऊँ, किसी एक शीट के नीचे पेस्ट करता जाऊँ और एट द एंड जाके उसका एवरेज ले लूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या उसको सम कर लूँ। मेरे लिए इजी है कि मैं उसको पावर पिवट में डंप करूँ, और फिर जब वो जिस टाइम पीरियड का भी डेटा चाहिए हो मैं उसको समराइज़ करूँ। अच्छा, इसी तरह से एक तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, केपीआई स्टेटस रिपोर्ट। यहाँ पर भी मेरे पास जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा डेटा है। अगर आप देखें तो 397 MBs का इसका सिर्फ पावर पिवट है, और अगर इसके फोल्डर्स को हम सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी देखना चाहें, शायद हम देख 2.72 GB का ये डेटा है। तो ये सारे का सारा डेटा एक ही पावर पिवट में मैंने डंप किया, और वहाँ से जो मैंने आउटकम लिया, मैं आउटकम भी आपको दिखा देता हूँ इसकी। क्लस्टर, PSR क्लस्टर, पावर पिवट से मैं उस डेटा को समराइज़ करता हूँ इस शेप में। मैं सिर्फ पावर पिवट को रिफ़्रेश करता हूँ और ये सारे का सारा डेटा इस तरह से समराइज़ होकर आ जाता है मेरे पास। यहाँ पे मैं पुराने डेटा को डिलीट करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, फार्मूलाज लगे हुए हैं, मेरी ये समरी अपडेट हो जाती है और मैं सेंड कर देता हूँ। वो काम जो करने के लिए मुझे हो सकता है पूरा दिन लगे, पावर पिवट से मेरा 5 मिनट में वो काम हो जाता है। तो बहुत अच्छा टूल है, और आई होप कि ये आपको पसंद भी आएगा। अच्छा, आगे चलने से पहले कोई बनी हुई शीट हम साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप इस तरह कोई मैं पावर पिवट पे काम करेंगे? नहीं, मैं आपको रॉ डेटा दूंगा और आप खुद मेरे साथ साथ उसके ऊपर काम करेंगे। देंगे नहीं? नहीं, दे दूंगा, मसला कोई नहीं है। देखें, मेरे पास कोई भी पावर पिवट की शीट है ना, वो 300 MB 400 MB की शीट होगी। तो आई थिंक अगर आप मेरे साथ साथ इसके ऊपर काम करेंगे तो वो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी,
अच्छा, ये अब मैं इसको टीसीपी को, पीआरबी को और ट्रैफिक साइड डेटा, ये तीन चीज़ें लेता हूँ और इन तीन चीज़ों को मैं कंप्रेस कर देता हूँ। पता नहीं ये ईमेल पे तो नहीं जा सकेगी, लेकिन आई होप कि ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी। यही डेटा आप अपने पास डाउनलोड कर लें, इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी डेटा है प्रैक्टिस के लिए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अमित भाई सेल्स रिलेटेड वही शेयर करें, ठीक है? सेल्स रिलेटेड दे दूँ आपको? ओके, मेरे पास सी ड्राइव और यहाँ पर पावर पिवट, बंडल, टॉप अप और रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट, ये तीन चीज़ें मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ये वहाँ से आप पिक कर लें। ठीक है। ये सेल्स का डेटा है, ये तीनों चीज़ें। Here you go। इसके अंदर रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट जो है, अगर आप सेल्स हैं तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर रिटेलर वाइज बैलेंस आ रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर डेट का। बंडल्स में मल्टीपल फाइल्स हैं जो कि सैंड ड्राइव पे रखी जाती थी, और उनमें जो 964 के ज़रिए बंडल सेल होते हैं उनकी डिटेल्स हैं। और टॉपअप जो है ये बेसिकली जोंग लोड है, जो रिचार्ज होता है जोंग लोड के ज़रिए, ये सारा वहाँ पे हो रहा है। ठीक है। 165 MB की फ़ाइल यहाँ पे हो जाएगी शेयर? आई डोंट थिंक सो। ओके, इसका क्या करें? लिंक पे हो जाएगी शायद। नहीं, आप तो ऐसे करें, आप गूगल ड्राइव पे रख लें अपने और उसका लिंक शेयर कर दें। मैं डरता हूँ गूगल ड्राइव पे ऐसा डेटा रखने से। अच्छा, ये भी है। अच्छा जी, चलें इसका हल करता हूँ मैं। कॉपी और डेस्कटॉप, ये अभी उठा लीजिएगा, एक दिन के लिए ये डेटा यहाँ पे पड़ा होगा, एक दिन के बाद मैं इसके राइट्स जो ख़त्म कर दूँगा यहाँ से। यूटिलाइजेशन और ये फाइल डेस्कटॉप, share this folder और permissions everyone, फुल कंट्रोल दे दूँ। अब डिलीट मत कीजिएगा प्लीज़, ताकि सब लोगों को ये डेटा मिल जाए। शेयर एवरीवन, ऐड और फिर शेयर, कॉपी। चेक करें ज़रा, इसको एक्सेस कर सकते हैं इस फोल्डर को आप लोग? कोई एक बंदा, एक दो बंदा जो है इसको चेक करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर दें, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपके पास एक्सेस आ गई इसमें। हाँ जी, ट्राई किया किसी ने? आप भी आपका आईपी से एक्सेस करना होगा ना? हाँ जी, अभी मैं एक सेकंड दें, मैं इस वक्त बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं आप। मैं वीपीएन पे कनेक्टेड हूँ और आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास, अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो आप नहीं इसको एक्सेस कर सकेंगे। आपको जी मैं वीपीएन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, भी होता है तो मैं बताता हूँ। हाँ, वीपीएन कनेक्ट करें, उसके बाद इसको उठा लें यहाँ से। अच्छा जी, ये तो बात होगी डेटा की, और ये बात होगी इसके यूजेज की कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम सिर्फ पावर पिवट से नहीं कर सकते, हमें एक्सेल की भी उसमें हेल्प चाहिए होती है, फार्मूलाज की समरी बनाने के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर जितनी खूबसूरत एक्सेल में बनती है उतनी खूबसूरत पावर पिवट में या पावर क्यूरी में आप नहीं बना सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप एक्सेल में नहीं कर सकते और यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे डेटा मॉडलिंग है, बिग डेटा हैंडलिंग है, या डेक्स के ज़रिए क्विक कैलकुलेशंस है। सारी चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेबल के केस में अगर हमारे पास डेटा आ रहा है तो उसको हमने किस तरह से
समराइज़ करना है। मैं लेट से यहाँ से कोई एक ये एक टेबल मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक टेबल है और यहाँ तक ले लेते हैं इसको। अगर मेरे पास डेटा एग्जिस्टिंग शीट में है जिसके ऊपर मैंने पावर पिवट बनाया हुआ है और मैं उसको डेटा मॉडल में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा, पहले इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करें, टेबल पे क्लिक करें या कंट्रोल टी यूज़ कर लें। और ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसको अनचेक करते हैं माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो आपके टेबल के जो हेडर हैं वो डेटा मॉडल के अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 बन जाएंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। इसे ओके कर दें। अब यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं डेटा मॉडल के अंदर ऐड, और पावर क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के लिए आप पावर पिवट के टैब पे जाएं और यहाँ से ऐड टू डेटा मॉडल कर दें। जैसे ही आप ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे तो ये टेबल आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ना एक चीज़ जहन में रखिएगा, एक्सेल के अंदर जो चीज़ें हम जिस तरह से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं या जो चीज़ों के नाम होते हैं, यहाँ पर वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सेल में आप कहते थे शीट, जो भी एक डेटा एक व्यू में आप देख रहे हैं, ये एक शीट के अंदर थे, उसको शीट का नाम देते थे। यहाँ पर वो टेबल है, यहाँ पर शीट नहीं है। दूसरी चीज़, योर आईपी, अच्छा जी, मेरी आईपी क्या होगी, ये लिख लें आईपी मेरी। कैसे यहाँ से मैं निकालूंगा इसे? 172.25.31 और 215। 172 सॉरी, क्यों नहीं आ रही? इसके ऊपर कर्सर ले जाने से आ नहीं जाती? हाँ, आ गई है। 172.25.31.215। अब ये देखें, आपके पास टेबल 1 के नाम से डेटा आ गया। टेबल 1 क्यों आया कि जब आपने इसको टेबल में कन्वर्ट किया था तो इसका जो फॉर्मेट है, वो इसका जो नाम था वो यहाँ पर टेबल 1 था। अगर आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये टेबल 1 ही नज़र आएगा। अब इस टेबल के अंदर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं 50 के बाद की सारी रोज़ जो है वो डिलीट कर देता हूँ, और मैं पावर पिवट में जाके, अभी तक तो 50 के बाद की रोज़ आ रही हैं, लेकिन जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, डेटा रिफ़्रेश, अच्छा, इस केस में हमें जाके दोबारा से डेटा को डेटा मॉडल में ऐड करना होगा। लेकिन एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं या किसी डेटा सोर्स से करते हैं तो फिर वो एज इट इज़ इसको ऐड कर देता है उसमें। एक तरीकाकार तो ये था डेटा मॉडल के अंदर डेटा ऐड करने का। अब दूसरा तरीकाकार हम देखते हैं कि अगर एक्सेल शीट के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे भी आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर किया है कमर्शियल का, और कमर्शियल का डेटा मेरे पास सी ड्राइव के अंदर पावर पिवट के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट पड़ी है, मैंने ये इंपोर्ट करनी है। अभी मैं सिर्फ पावर पिवट से करूंगा, बाद में यही चीज़ें हम पावर क्यूरी से कर रहे होंगे। ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो चीज़ आप पावर पिवट से इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अगर आपने एडिट करना है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने उसके हेडर्स के नाम चेंज करने हैं या उसको डिलीट करना है, तो आप पावर पिवट से ही करेंगे। और अगर वो चीज़ आपने पावर क्यूरी से इंपोर्ट की है तो फिर उसकी सारी चेंजेस पावर क्यूरी से होंगी, पावर पिवट से नहीं हो सकेंगी। अब यहाँ पर आप पावर पिवट के डेटा मॉडल में चले जाएं और डेटा मॉडल से जाके
फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करें और यहाँ पर बिल्कुल एंड पे आपको एक्सेल फाइल का ऑप्शन मिलेगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले फ्रेंडली कनेक्शन नेम आ गया, वो एक्सेल है, उसको एज इट इज़ रहने दें। फिर एक्सेल फाइल का पाथ दे दें, और पाथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि डी ड्राइव के अंदर एक पावर पिवट के नाम से फोल्डर है, इसमें ये डिटेलर बैलेंस रिपोर्ट पड़ी हुई है। इसे मैं ओपन करता हूँ। अब मैं इसको बता दूंगा कि जी इसके अंदर फर्स्ट रो जो है वो हेडर्स हैं। अगर मैं हेडर्स नहीं डिफाइन करता तो वो कॉलम 1 कॉलम 2 हेडर के तौर पे दे देगा। नेक्स्ट करें। अब उसने यहाँ पे देखा कि इसमें एक शीट है जिसका नाम शीट 1 है। जो भी शीट का नाम होगा वही आपके टेबल का नाम बन जाएगा। जब मैंने फिनिश पे क्लिक किया, इसने उस डेटा को लोड करना शुरू कर दिया, और जैसे ही डेटा लोड कंप्लीट होगा तो हमारे पास ये क्लोज का बटन जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। अब सिस्टम इतना बिजी हो गया कि मेमोरी में जगह ही नहीं मिल पा रही इसको। अभी हमारे पास जो लोग लिंक के ऊपर हैं, ये शोज़ब शकील, इनको भी ऐड कर लें अपने पास। अली, आप अली हसन, जी अब्दुल भाई, ये प्लीज़ ये नाम देख लें आप, शोज़ब शकील नाम है, इनको आप ऐड कर लें अपने साथ। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो आप एग्ज़िट हो जाएंगे। ये डेटा हमारा लोड हो गया, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ थी वो सारी चीज़ें उसने हमें बता दी। उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर शीट 1 के नाम से एक टेबल बन जाएगा। अब मैं इसका डायग्राम व्यू भी आपको दिखा देता हूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। ये देखें, ये इसका डायग्राम व्यू है। डायग्राम व्यू में अगर आप देखते हैं तो ये देखें, ये टेबल 1 है जो कि हमने लोड किया था शीट एज अ टेबल क्रिएट करने के बाद एक्सेल शीट के अंदर, और दूसरी जो शीट 1 है ये एक्सेल की शीट हमने इंपोर्ट की हुई है। अब इस एक्सेल की शीट के अंदर जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं और उसके बाद रिफ़्रेश का बटन क्लिक करते हैं, ये दोबारा से उस कनेक्शन को रिफ़्रेश करेगा और सारे का सारा डेटा फिर से रिट्रीव करके इस टेबल में पेस्ट कर देगा। तो जो भी चीज़ें आपने इसमें चेंज की होंगी इस रॉ डेटा के अंदर, वो ही अपडेट होके आपके टेबल का पार्ट बन जाएंगी। एडिशन जो है वो आ जाएगी, और जो डिलीट करेंगे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो CSV का वर्जन एक है 97/2000 एक्सेल के ऊपर, वो इंपोर्ट नहीं हो सकता। इसमें डेटा मॉडल के अंदर कर लें, पावर BI के अंदर कर लें, इवन कि SQL के अंदर भी वो इंपोर्ट नहीं होता। उसके कुछ एड ऑन्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कनेक्टर्स हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया। आप कॉग्नो से जो CSV डेटा एक्सपोर्ट करते हैं वो उसी फॉर्मेट में आ रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फॉर्मेट को सिर्फ ओपन करके सेव एज करते हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टेक्स्ट फाइल जो है इजीली इसमें हो जाती है। ये एक टेबल हमने एक्सेल से ले लिया। अब एक और टेबल इसमें इंपोर्ट करते हैं जो कि नोटपैड की फ़ाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल से लेंगे। टेक्स्ट फाइल का और CSV का एक ही प्रोसेस है। डेटा को, ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल्स हैं, मैं कोई सी भी एक फ़ाइल चूज़ करता हूँ। पहले तो यहाँ पर मुझे इसने डेटा दिखा दिया। अगर मेरी पहली रो एज अ हेडर है जो कि उसने इंटेलिजेंटली खुद पिक भी कर ली है तो फिर इसको चेक रहने दें, और अगर नहीं है तो फिर हम चेक करके फिनिश कर दें। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप एक्सेल की शीट को डेटा मॉडल में लोड करेंगे तो शीट नेम जो है वही टेबल नेम बन जाएगा। लेकिन अगर आप CSV या नोटपैड से डेटा कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं, तो जो फाइल नेम है वो आपका टेबल नेम हो जाएगा। यहाँ पर अब देखें, फाइल नेम जो है वो टेबल नेम हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल टेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। डायग्राम व्यू में देख लें या आप इसको देख लें
टेबल व्यू में, ये दोनों व्यू आपके पास हैं। रिलेशनशिप की बात आगे चल के करते हैं, अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर ही बात करते हैं कि डेटा को किस तरह से इंपोर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ से जो मैं एक लास्ट चीज़ बताऊँगा वो है एसक्यूएल से डेटा कैसे आपने लोड करना है। फ्रॉम डेटा बेसिस पे जाएं और फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर करें। मेरे पास भी सर्वर इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो सिर्फ उसका एक ही पर्पज़ है कि इस ट्रेनिंग के लिए मैं बताता हूँ। उसका नाम है जी LHR-GCS-ABIDM। तो मैं यहाँ पे जाके सर्वर नेम लिखूँगा LHR-GCS-ABIDM, तो ये उसका कनेक्टर बन जाएगा। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ऊपर है वो। डेटाबेस अभी मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन से हैं, तो मैं सिंपली इसको नेक्स्ट कर दूँगा। द टेबल नेम वाज नॉट प्रोवाइडेड, सर्वर नेम, ओके, द डेटाबेस नाम नॉट प्रोवाइडेड। अब मैंने जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो मेरे पास एक तो मेन डेटाबेस आ गया और एक ट्रेनिंग का डेटाबेस आ गया। मैं मेन डेटाबेस को ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके। अब देखें, अगर कनेक्शन को देखें ना तो एसक्यूएल सर्वर स्पेस सर्वर नेम स्पेस डेटाबेस नेम, नेक्स्ट कर दें तो आपके पास इसके टेबल जो हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। दो ऑप्शन आए हैं, सिलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टेबल्स और राइट अ क्वेरी। अगर तो आप एसक्यूएल में बहुत अच्छे हैं तो लिख लें, अदरवाइज़ आप सिलेक्ट कर लें। अब मेरे पास यहाँ पर कितने टेबल आ रहे हैं, एक पीआरबी के नाम से है, एक पीआरबी एंड थ्रूपुट के नाम से है, रीजनल डैशबोर्ड के नाम से 3 फोल्डर हैं। तो मैं पीआरबी और रीजनल डैशबोर्ड ये दो चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये 2 टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये उसको इंपोर्ट करने में। उसके बाद इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब पीआरबी के फोल्डर के अंदर रिकॉर्ड्स नहीं है तो उसमें उसने 0 रोज़ ट्रांसफर शो कर दिया है, और रीजनल डैशबोर्ड के अंदर कुछ डेटा अवेलेबल है तो उसको ये लोड कर रहे हैं। पीआरबी का टेबल बन गया, इसके अंदर टाइम है, साइट है, एवरेज है, लेकिन इसमें डेटा नहीं है। और इसी तरह से रीजनल डैशबोर्ड का एक टेबल बन गया। तो ये वो मेन सोर्सेज हैं जिनसे हम नॉर्मली डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं इन जोंग। और अगर कोई एक्सटर्नल काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्लाउड का डेटा भी हो सकता है, आपके पास गूगल एनालिटिक्स का डेटा भी हो सकता है, किसी वेबसाइट से भी आप डेटा ले सकते हैं। और उनका तरीकाकार सिर्फ ये है, हाँ, जिस सोर्स से भी डेटा ले रहे हैं उसके राइट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं उसको एक्सेस करने के लिए डेटा को। उसके बाद मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। जब मैं वापस अपनी शीट पे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे एज सच कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर पिवट लगाना है, एक तो पिवट मैं पावर पिवट्स में रहते हुए भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो लगेगा एक्सेल शीट के अंदर ही। दूसरा तरीकाकार ये है कि इंसर्ट पे जाएं और पिवट टेबल पे क्लिक कर दें। आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि यूज़ एंड सिलेक्ट और टेबल और रेंज कर देते हैं। आप इस पर क्लिक करते हैं, अपनी रेंज सेलेक्ट करके उसको पिवट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इस केस में पावर पिवट के लिए आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स को यूज़ करेंगे और उसके लिए चूज़ कनेक्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप देख लें जो जो क्यूरीज आपने एंटर की हैं वो आ रही हैं, अदरवाइज़ आप टेबल्स में जाएं और फर्स्ट जो आपका डेटा मॉडल है उसी को लोड कर लें। अब इस डेटा मॉडल के सारे टेबल आपके पास लोड हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे राइट साइड पे ये सारे टेबल आ रहे हैं। इससे पहले शायद आप लोग जो पिवट लगा रहे थे वो एक टेबल पे लगा रहे थे, लेकिन पावर पिवट में आप पिवट टेबल जो है वो मल्टीपल टेबल्स के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा गौर करें, हर एक टेबल के दरमियान में एक लाइन आ रही है। ये लाइन शो करती है कि इन टेबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप किसी एक टेबल की बेस के ऊपर दूसरे को समराइज करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। तो उसके लिए रिलेशनशिप को बिल्ड करना ज़रूरी है। जो ओके, अच्छा, उसके बाद अगर हम पावर क्यूरी की बात करें, पावर क्यूरी में मैंने आपको एक्सेल उसी तरह से होगा जिस तरह से अभी आपको मैंने करके दिखाया। टेक्स्ट और सीएसवी फाइल भी जिस तरह से पावर पिवट से हमने इंपोर्ट किया था उसी तरह से होगा। एक्सएमएल फाइल जो है ये भी उसी तरीके से होती है। यहाँ पर जो एडिशनल ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो फोल्डर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर बंडल्स को हम ले लें, बंडल्स के अंदर टोटल 24 फाइल्स हैं और ये हर दिन की एक अलग फाइल क्रिएट है। एक जॉब रन होती है आईटी के एंड पे, किसी एक टाइम पे सैंड ड्राइव में जाके वो एक फ़ाइल एक्सपोर्ट करके सेव कर देती है। और इसका एक टाइम है 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे डेली बेसिस पे। यहाँ पर अगर आप देखें 9:43 इसका टाइम था।
ये डेली बेस पे फाइल वहाँ पे प्लेस करता जाता है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं रोज़ाना वो नई फाइल उठाऊँ, उसको उठा के पुराने डेटा में पेस्ट करूँ, फिर जाके उसके ऊपर समराइज़ करूँ डेटा को। आसान क्या है कि ये सारे का सारा टेबल मैं इंपोर्ट कर लूँ डेटा मॉडल के अंदर, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर। इसको आपने लोकेशन बतानी है, सिंपल, लेट्स से माय कंप्यूटर, डी ड्राइव, इसके अंदर सी ड्राइव का डेटा है, और पावर पिवट में टॉप अप, और इसको ओके करते हैं। ये आपका फोल्डर पाथ है। उसके बाद इसे ओके करें तो ये पहले डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं वो किस तरह की हैं। इसमें ना एक दो चीज़ें हैं वो आप जहन में रखिएगा कि अगर आपका जो फोल्डर है उसमें जो जितना भी डेटा आपने स्टोर किया है, अगर वो डेटा उसका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। फॉर्मेट से मुराद ये है कि किसी के अंदर आपने 5 कॉलम ऐड किए हुए थे और किसी दूसरे के अंदर 10 कॉलम आ गए, किसी तीसरे के अंदर 9 कॉलम आ गए, और उन कॉलम के हेडर्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो फिर वो एरर दे देगा और डेटा को इंपोर्ट नहीं करेगा। मे बी अगर आपने फर्स्ट रो प्रीव्यू सेट कर दिया फर्स्ट टेबल के ऊपर, तो पहला टेबल इंपोर्ट हो जाए, बाकी सारे टेबल्स ना हो। पाथ उसका सेम होना चाहिए, पाथ तो डेफिनेटली सेम ही होगा इसका। टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल को इकट्ठा आप एक ही टेबल में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल को इसके साथ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि एक्सेल की शीट नेम के ऊपर जाके वो टेबल क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पर वो टेबल क्रिएट करता है आपके फाइल नेम के ऊपर। अच्छा, जब आप फोल्डर से डेटा लेते हैं तो वो फोल्डर के नाम को एज अ टेबल नेम क्रिएट करता है। अब इसमें नीचे देखें, आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है कंबाइन का, कंबाइन पे क्लिक करें तो कंबाइन एंड एडिट है, कंबाइन एंड लोड है, कंबाइन एंड लोड 2 है। अगर लोड की बात करें तो यहाँ पर लोड है और लोड 2 है। अगर मैं लोड या लोड 2 करूँगा तो ये इतने ही टेबल क्रिएट करेगा जितनी फाइल्स हैं। डेटा है, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो एडिट पे क्लिक करें, पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर लें। इन एनी केस मुझे कंबाइन एंड लोड ही करना है, लेकिन मेक श्योर कि कंबाइन एंड लोड से पहले ऑप्शंस की सेटिंग्स आपने की हुई। अब ये मेरे पास उसने सैम्पल डेटा मुझे दिखा दिया। सबसे पहले फर्स्ट फाइल का प्रीव्यू है, उसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि मुझे इसने दिखाए। फाइल ओरिजिन क्या है, ये विंडोज़ में है, वेस्टर्न यूरोपियन 1252 कोड है इसका। डिलिमिटर क्या है इसका, कॉमा। ये अगर आप समझते हैं कि इससे ये सेपरेट नहीं हो पा रहे कॉलम, यहाँ पे आपको एक ही कॉलम में सारा डेटा नज़र आ रहा है, तो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कस्टम के ऊपर भी जा सकते हैं, और फिक्स्ड विड्थ के ऊपर भी जा सकते हैं। आप कुछ भी इसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। चूँकि ये एक सिंपल फाइल थी, टेक्स्ट फाइल थी, टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता है, उसके फॉर्मेट सेव नहीं होते, तो वहाँ पर हमें डेटा टाइप्स का नहीं पता। जब हम इसको इंपोर्ट करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है कि वो डेट कॉलम है या वो नंबर्स जो है, डेसिमल प्लेसेस हैं, टेक्स्ट है, क्या है। वो किस बेस पे आपने करना है, आपने इंटायर डेटा सेट के ऊपर करना है या कि आप टॉप 200 रोज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। या अगर नहीं करना चाह रहे तो डोंट डिटेक्ट कर दें। उसके बाद इसे ओके करें। अब वो जितनी भी फाइल्स उस टेबल के अंदर थी, अब यहाँ पे देखें ये क्यूरी रन होगी और वो सारी की सारी फाइल्स पावर पिवट के डेटा मॉडल के अंदर चली जाएंगी। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में जाके सेटिंग्स नहीं चेंज करते, लोड टू वर्कशीट को हटा के लोड टू डेटा मॉडल नहीं करते, तो ये एक्सेल वर्कशीट में ही लोड होगा। और जैसे आप देख रहे हैं 1.6 मिलियन तक की रोज़ इसमें हो गई हैं, तो 1 मिलियन के बाद ये आपको वैसे ही एरर दे देगा कि आप इतना डेटा इसमें लोड नहीं कर सकते। डेटा लोड हो गया। अब उसको डेटा मॉडल के अंदर वो ये देखें डेटा मॉडल में डेटा डंप हो रहा है सारा, और जितनी रोज़ यहाँ पर इस आपको दिखाई हैं इसने 2.6 मिलियन रोज़, वो सारी की सारी डेटा मॉडल में से करेगा। यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब पावर पिवट में जाएं और डेटा मॉडल को ओपन कर लें, तो आपके पास टॉपअप के नाम से फोल्डर था और टॉपअप के नाम से ही सारा डेटा आ गया। सबसे पहले जो कॉलम है वो इसका सोर्स है, सोर्स उस फाइल का नाम है जिसमें से आपने ये डेटा उठाया है। उसके बाद यहाँ से इसका डेटा स्टार्ट हो जाता है। उसमें मास्टर आईडी है, RSO आईडी है, रिटेलर आईडी है,
टी डेट ट्रांजैक्शंस और एमएल अमाउंट। फाइल नेम जो है वो फोल्डर वाला है, इसको मैं ज़रा क्लोज कर दूँ और वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपके पास यहाँ पर एक ही क्यूरी है, लेकिन पावर पिवट के अंदर मल्टीपल टेबल्स बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहे? क्योंकि हमने वो क्रिएट किए ही पावर पिवट में रहते हुए थे। तो इस क्यूरी को एडिट कर सकते हैं आप पावर क्यूरी में, और रिमेनिंग जितनी थी वो सारी की सारी आप पावर पिवट में ही एडिट करेंगे। इसको एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, 20 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद दोबारा से इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं।